गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन भूगोल का क्लास में पढ़ रहे थे। भूगोल में अपन ने पढ़ लिया था, कुछ महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर ली थी कि कौन से महाद्वीप में कितने परसेंट जनसंख्या है, कौन से परसेंट के आधार पर जनसंख्या के घनत्व के आधार पर किस महाद्वीप को फर्स्ट क्रम पे रखा है और किसी महाद्वीप को सबसे कम नंबर पे रखा है। सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप पर है और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप पर है, ये अपन ने आगे वाली वीडियो में चर्चा कर ली थी। कुछ अपन ने महाद्वीपों के बारे में भी चर्चा की थी। भौगोलिक कारणों के कारक भी प्रभावित करते हैं जो जनसंख्या वहां पर निवासित है, ज्यादा है कम है। अपना जो क्वेश्चन चल रहा था, अपना जो अगला टॉपिक चल रहा था बच्चों को था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि अपन ने पहली वाली वीडियो में देखा था कि जनसंख्या को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, पहले जन के निकल के आया था जलवायु, ठीक है कि नहीं। जलवायु के लिए अपन कहें तो अपन जलवायु यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले देख लीजिए उसे। जलवायु उसमें अपन ने पढ़ लिया था। पहला पॉइंट हल्का से उस पर और चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। पहला जो कारक कौन सा है, जलवायु। इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी जाता है इस तरह से क्वेश्चन। तो पहला कौन सा है, जलवायु। मैंने आपको कुछ ग्लोब के माध्यम से बताया था, उष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। जैसे क्रम में चलते हैं, 0 डिग्री पर रहेंगे आप तो उष्ण गर्मी ज्यादा रहेगी, ठंडों में ठंड पड़ेगी, सदाबहार वन पाए जाते हैं जो आपने 11th क्लास में उष्ण कटिबंधीय वनों के जो गुण हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो जलवायु, जिन भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु सम होती है उन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या के ज्यादा होती है। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या के हिसाब से या जनसंख्या के अनुकूल नहीं होती, रहने लायक नहीं है, तो वहां सीधी बात है जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। जलवायु की अपन ने चर्चा कर ली थी। यदि हम आपसे कहूं मैं दूसरा जो कारक है प्रभावित करने वाला, वो है जलापूर्ति। क्या होता है जलापूर्ति, या जलापूर्ति का मतलब क्या होगा। देखें, जल का मतलब तो आप सब जानते हैं पानी होता है। जलापूर्ति, जल का मतलब होता है पानी। आप ये भी जानते हैं कि पानी प्रत्येक जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, सबसे महत्वपूर्ण चाहिए। यदि पानी के बिना तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, या पेड़ पौधे हो या फिर अपन हो। तो अपन किस में पढ़ रहे हैं, जनसंख्या में। तो जनसंख्या के लिए जलापूर्ति का कारण क्या है, जलापूर्ति का कारण जनसंख्या किस प्रकार से वितरित होती है, किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है जलापूर्ति। देखें, जल एक मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण आवश्यक है जल। अब जल नहीं मिलेगा तो व्यक्ति वहां क्यों रहेगा। जिन कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं यदि पानी की चर्चा कर लें, पूरी दुनिया में यदि पानी की बात करें अपन, देखें 97, यदि 2.5 और 97.5%, यदि जब पूरा 100% पानी है, इनको हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों। 97.5 और 2.5 दो प्रकार के जल होते हैं। अभी जल कैसे होते हैं, देखिए 97.5 जो प्रतिशत जल है वो मैं आपसे कहूं कि खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। क्या है, 97.5 जो प्रतिशत वाटर है पूरी विश्व के अंदर, वो कैसा है, पीने योग्य नहीं है या फिर खारा है। जनता के लिए या पब्लिक जनसंख्या के लिए तो मीठा पानी चाहिए, पीने के लिए जब खारा है तो उसका उपयोग कर ही नहीं पाएंगे अपन लोग। अब बात करते हैं 2.5%। अब 2.5% में भी हम 2 कैटेगरी को बांटे इनमें। तो मैं कहूं आपसे 2% पानी ग्लेशियरों में है और 0.5% पानी आपके पास है, मतलब मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, जो टोटल ही मीठा पानी होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए हल्का सा गौर कीजिए। ग्लेशियरों का जो पानी है वो मीठा पानी होता है। ग्लेशियर का मतलब बर्फों में भरा हुआ पानी, बर्फों में जमा हुआ पानी है तो मीठा, लेकिन अपन पीने योग्य नहीं है, ग्लेशियरों में है वो। अब बात करते हैं अपन जो कितना प्रयोग पानी करते हैं,
5% जो पानी है जो अपन नहा रहे हैं या पीते हैं, ये सब पानी कितने परसेंट है? 0.5% पानी मीठा है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतना मात्रा में पानी होना, जनसंख्या तो सीधी बात है कि वितरित जल आपूर्ति उसे प्रभावित करेगा। इसके बताने का कारण मेरा ये था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पानी एक आवश्यक घटक है या पानी भी एक प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक चीज है। आज अपन बात करें कि पानी जब कितने परसेंट पीने योग्य है, 0.5% पानी पीने योग्य है, तो जनसंख्या पानी के प्रति तो आकर्षित होगी। जहां पानी की आपूर्ति होगी उसके लिए वहां जनसंख्या ज्यादा निवासित रहेगी। जहां पानी के संसाधन ही नहीं है तो वहां पर जनसंख्या निवासित कम होगी। तो मतलब जनसंख्या वितरण को जल आपूर्ति भी प्रभावित कर रही है। यहाँ से हमें इन फैक्टों को देख के अंदाजा लग रहा है। अब कैसे करती है देखिए, आपको पता है कि प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। अब प्रदूषण बढ़ रहा है तो प्रदूषण के माध्यम से जल भी प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण में जल भी हो रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रहा है। मतलब पीने योग्य पानी जो था हमारा वो भी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है धीरे धीरे। अब प्रदूषित पानी हो रहा है, प्रदूषित यदि अपन पानी पिएंगे तो अपने को सीधी बात पता है कि हमें क्या लगने लगेगी? बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे या बीमारियां आने लगेंगी। जैसे भौगोलिक क्षेत्र में, अब किसमें अप्लाई करते हैं इसे? भूगोल में करते हैं। जो अपन इसके फैक्टों को जानते हैं। यदि हम भूगोल में इसको प्रभावित करें, जनसंख्या वितरण को जल आपूर्ति किस प्रकार प्रभावित करेगी, तो जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी, जो जल है उन्हें पर्याप्त साधन मिलने लगेंगे, जनसंख्या के लिए जल सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा, पीने योग्य जल होगा या अपन कहें प्रदूषण मुक्त जल मिल जाएगा, वहां जनसंख्या ज्यादा निवासित करेगी। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति है या जल उन्हें कम मिल रहा है या हम कहें प्रदूषित युक्त पानी है, पीने योग्य नहीं है, तो वहां जनसंख्या क्यों नहीं आएगी या वहां जनसंख्या कम निवासित होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ भौगोलिक आप लिखें कैसे इसे? जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जिन भौगोलिक क्षेत्रों का जल पानी है, जल है, प्रदूषण मुक्त है, उन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवासित करती है। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में जल की पूर्ति नहीं हो पाती, उन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवासित रहती है। यहां तक इस वाले पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे आप लिख देना इसे। अब बात कर लेते हैं मृदा। धरातल हुआ आपकी बुकों में, अपन उसको ले लेते हैं मृदा। इतनी बड़ी आबादी है भारत की, यदि अपन चर्चा करें या दूसरे महाद्वीपों पे चर्चा करें, जब जनसंख्या ज्यादा है तो उसके लिए आपको सीधी बात है कुछ खाने पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आहार के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता या उसकी जीविका निर्वाह नहीं हो सकती। तो अब इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए या इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कृषि तो एक अपनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि कृषि के माध्यम से एक बहुत बड़ी जनसंख्या हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए पोषण दे सकते हैं या उसके हम खिला सकते हैं। अब कृषि किस पर करोगे? मिट्टी पे करोगे, जमीन पे करोगे या फिर धरातल पे करोगे? ऐसा तो है नहीं आकाश में कृषि जाके करने लगो। तो मतलब मिट्टी भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। कैसे करेगी? देखें, यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, जैसे कि पर्वत पठार का यदि अपन एग्जाम्पल ले लें इसे जोड़ने की दृष्टि से, कि पर्वतों पर जनसंख्या रहेगी, आप कहोगे कि जनसंख्या पर्वतों पर बहुत कम होती है। सही बात है कि पर्वतीय मैदान होते हैं वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां सबसे बड़ी बात क्या है? कृषि योग्य भूमि नहीं। अब कृषि योग्य भूमि नहीं है तो फिर खाएंगे क्या? जनसंख्या ऐसी जगह रहेगी जहां उसे कृषि के साधन उपलब्ध होंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं मृदा या मिट्टी या कृषि उसके लिए क्या करती है? प्रभावित करती है जनसंख्या को, असामान्य जनसंख्या का पाया जाना। मिट्टी कैसे प्रभावित करेगी? यदि अपन देखें, जिस भौगोलिक क्षेत्र की मिट्टी या मृदा उपजाऊ ज्यादा होगी वहां कृषि आप ज्यादा कर सकते हैं, पैदावार भी ज्यादा कर सकते हैं, तो जनसंख्या वहां ज्यादा रहेगी। अब इन भौगोलिक क्षेत्रों में मिट्टी है ही नहीं है,
या कृषि योग्य भूमि नहीं है तो उन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलेगी हमें देखने को। इससे क्या होता है, मृदा भी हमें जनसंख्या वितरण में प्रभावित करती है। अब बात करें अपन औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रीज एरिया, फैक्ट्री वगैरह। यदि इनका विकास होगा तो अपनी आय में वृद्धि तो होगी कि नहीं। तो ये जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जो अपना हल्का अपन अपने गांव से अंदाजा लगा के देख सकते हैं। कुछ अपन ऐसी कहानी बना लें कि इसको समझने में आसानी होगी औद्योगिकीकरण किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक गांव है और ये है एक शहर। अब गांव में जनसंख्या तो यहां भी रहेगी और शहरों में भी जनसंख्या रहती है। जनसंख्या तो यहां भी है और यहां भी है। जो गांव है आप जानते हैं कृषि है उसमें। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक घर में 10 सदस्य हैं सपोज करो, या एक घर में 10 सदस्य हैं तो 2 ही कृषि कर सकते हैं। अब 3 4 तो 5 सदस्य हैं तो 2 ही कृषि कर सकते हैं, 3 तो वहां बेरोजगार है। अब इन बेरोजगारों की दृष्टि से यदि अपन देखें तो जिनको क्या नहीं है यहाँ पे रोजगार, गांव में क्या नहीं है रोजगार। अब रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है गांव में तो व्यक्ति रोजगार के जहां साधन उपलब्ध होंगे वहां प्रवासन करेगा। अब जो शहर आपका है और इस शहर में क्या है, फैक्ट्री वगैरह है, औद्योगिकीकरण का विकास हो चुका है। यहाँ हम कहें तो यहाँ रोजगार के साधन ज्यादा है तो व्यक्ति यहाँ से प्रवासन करके कहाँ पहुंच जाएगा, प्रवास करने लगेगा। और प्रवासन कर अभी अपन देखेंगे यहाँ प्रवास और प्रवास से बना है प्रवास, वो कहाँ चले लगेगा, जनसंख्या इस शहर में। अब जरा यहाँ गौर करने वाली बात है कि अब उस जनसंख्या तो पहले भी इसमें निवासित थी और जनसंख्या इस गांव में भी निवासित थी, दोनों में थी, लेकिन अब इसके गांव के व्यक्ति यहाँ आने लगे। ऐसे एक एग्जांपल है, एक गांव ऐसे बहुत से गांव की जहाँ फैक्ट्रियां होंगी वहां विकास करने चलता है व्यक्ति, वहां पहुंच जाता है रोजगार के साधन के लिए। तो इस गांव शहर की, इस औद्योगिक शहर की जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि हो। जनसंख्या तो बढ़ेगी क्योंकि यहाँ तो पहले से ही रह रहे थे व्यक्ति, अब और आने लगे, जनसंख्या का वितरण तो हुई, मतलब जनसंख्या तो बढ़ी। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें देखने को मिला कि जनसंख्या का वितरण हो रहा है। कैसे, यहाँ कुछ है जनसंख्या और यहाँ कम है ज्यादा, मतलब वही तो है असमानता को वितरण बोला आपने। अब यदि अपन करें कि औद्योगिकीकरण जनसंख्या वितरण को किस प्रकार सहायता करता है, तो देखा औद्योगिकीकरण जहां विकास हुआ उन शहरों की जनसंख्या अधिक होगी क्योंकि रोजगार के साधन औद्योगिकीकरण ही देता है। रोजगार के साधन होंगे उनके लिए, जो रोजगार है, जो आवश्यक चीजें मिलेंगी वो औद्योगिकीकरण से मिलेंगी। जनसंख्या की एक बहुत बड़ी आबादी औद्योगिकीकरण में कार्यरत रहेगी, इसलिए रोजगार मिल जाएगा। इसलिए जनसंख्या भी कहाँ आने लगेगी, जहाँ औद्योगिकीकरण शहर है उन शहरों की जनसंख्या उन शहरों में आने लगेगी जहाँ औद्योगिकीकरण का विकास हो चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करती है। जिन औद्योगिक शहरों में, जिन शहरों का औद्योगिकीकरण का विकास हो चुका है या विकास हो रहा है उन शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, जिन शहरों में औद्योगिकीकरण नहीं है उन शहरों की जनसंख्या कम होती है। ठीक है, तो जी आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं। यदि अपन एक आध और की बात करें, देखें एक आध और बात करें अपन, एक आध कुछ कारण और प्रभावित करते होंगे तो इसमें अपन देखें बहुत से हैं कारण, तो आपको 10-12 कारण प्रभावित नहीं है आपकी बुकों में, कुछ अपन एक अपने मन से ले लेते हैं, अपनी समझने की दृष्टिकोण से कुछ एक आध और पॉइंट बनाते हैं। देखिए आवागमन के मार्गों की सुविधा, 5वां क्या है अपने, आवागमन मार्गों की सुविधा। ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण में सहायक है। कैसे सहायक है, देखिए आवागमन के मार्ग सही नहीं होंगे
तो जनसंख्या वहां प्रभावित होगी, उन भौगोलिक क्षेत्रों की जनसंख्या कम या अधिक होगी। जैसे कि अपन अपने दैनिक जीवन में लगाएं, एक गांव है और एक शहर है, इनके बीच में कुछ आवागमन के मार्ग नहीं है, या आवागमन के मार्ग कैसे हैं, अच्छे हैं, या आवागमन के मार्ग की सुविधाएं अच्छी हैं, तो व्यक्ति यहाँ से पलायन कहाँ कर जाएगा, इस वाले भौगोलिक क्षेत्र में। मतलब आवागमन के मार्ग भी जनसंख्या वितरण में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। यदि हम कहें कि सरकार की नीतियां, अगला पॉइंट भी देखें तो क्या होगा, सरकार की नीतियां। अब सरकार की नीतियां किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। देखें, किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की अपन बात करें, चलाने के लिए, शासन संचालन के लिए एक सरकार होती है। जैसे कि भारत की भी एनडीए की सरकार है वर्तमान में भी। सी बात है, सरकार किसी राष्ट्र को शासन संचालन के लिए एक सरकार की आवश्यकता तो होगी। अब सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं? आप सब जानते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जनता के सरकार को जनता के प्रति उदारवाद होना चाहिए, या उदारवादी नीति का पालन करना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। उदारवादी का मतलब उसके प्रति कुछ रुझान, तो ऐसा थोड़ी निश्चित है कुछ नियम लाए जनता का कुछ उसमें, न तो सरकार धीरे धीरे गिर जाएगी। मतलब सरकार की उदारवादी नीतियों के कारण भी क्या होती है, जनसंख्या वितरण होती है। देखें, जैसे कि अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है अपने इजराइल की, ईरान है, ईरान इजराइल सुने होंगे, उसमें बहुत सी आबादी अपनी भारतीय रहते हैं, तो उसमें एक कुछ पॉलिसी आई है अभी वर्तमान में, तो उससे कुछ भारतीयों के लिए वहां से निकाला जाएगा। मतलब जनसंख्या, आपको पहले भारत की जनसंख्या तो पहले भी थी, अभी भी इतनी है। अब वो व्यक्ति कहीं या तो दूसरे राष्ट्र में जाएंगे या फिर कहाँ करेंगे, अपने राष्ट्र में आएंगे भारतीय में, तो जनसंख्या यहाँ की बढ़ेगी कि नहीं। तो मतलब सरकार की कुछ नीतियों के कारण भी जनसंख्या वितरण प्रभावित करती। सरकार को उदारवादी होना चाहिए, इससे जनसंख्या, जिस राष्ट्र की जनसंख्या की नीति में अपन कहें कि सरकार उदारवादी होगी, वहां जनसंख्या ज्यादा जाएगी। मतलब अच्छी नीतियां लाएगी, जनता के प्रति अच्छे आकर्षण करेगी, जनता के प्रति उसकी पॉलिसी अच्छी होगी, नीतियां अच्छी होगी, तो उन भौगोलिक क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और राष्ट्रों की जनसंख्या अधिक होती है। ये सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं कहें अपन तो जनसंख्या वितरण में सहायक होती हैं। जैसे कि अपन बात करें सरकार की नीतियों में, लेकिन यदि इसे अपन विश्व के अंदर जोड़ने की बात करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसी से अपन रिलेट कर लेते हैं। इसके लिए भारत की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या अधिक है। क्वेश्चन क्या था, भारत की जनसंख्या अधिक है किस महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अधिक है। क्यों, एक रीजन। दूसरा, ये तो क्षेत्रफल कितना है, आप जानते हैं पूरी दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास, 2.4%। फिर भी जनसंख्या ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप है, फिर भी वहां जनसंख्या कम। ऐसा है क्यों, उसका रिलेट इससे निकलेगा, सरकार की नीतियों से। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया में श्वेत नीति अपनाई गई थी, कौन सी नीति अपनाई गई है, श्वेत नीति। श्वेत नीति के माध्यम से इस भौगोलिक क्षेत्र की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या कम है, और हम श्वेत नीति नहीं अपना रहे, इसलिए हमारी जनसंख्या क्या है, अधिक है। आप जैसा श्वेत नीति क्या होती है, देखिए श्वेत नीति, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या कम होने का कारण एक श्वेत नीति भी है। श्वेत नीति का मतलब ये है, जैसे कि भारत में अपन यदि बात करें, बहुत सी जो जनसंख्या वृद्धि के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम ना चल रहे हैं, वो
अमल नहीं हो पाती। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सूर्य क्रांति के माध्यम से जो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण होते हैं उन्हें नियंत्रण के, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के कारणों पर या क्या होते हैं सही तरीके से पालन होता है, इसलिए इस महाद्वीप में क्या है जनसंख्या कम है। और श्वेत महाद्वीप विदेशियों को भी, श्वेत महाद्वीप का संबंध विदेशी व्यक्तियों से भी संबंध रहा है। इसका और बनाएंगे बिल्कुल श्वेत नीति जी है, उसमें अपन चर्चा करेंगे कि श्वेत नीति किस किस कारण से प्रभावित करती है। अभी आप इतना ध्यान रखो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप श्वेत नीति के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या कम है, जबकि भारत में श्वेत नीति जैसी कोई पॉलिसी नहीं है, इस कारण जनसंख्या इस महाद्वीप पर इस राष्ट्र पर ज्यादा है। ठीक है, ये 5-6 आप इस पॉइंटों को याद रखें। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है और आता ही आता है पूरे चैप्टर में। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित किस प्रकार के कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उसको आप अपनी बुकों से पढ़ लें और जो मैंने बताया उसकी दृष्टि से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग जो आपकी बुकों में टॉपिक दिया है वो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जैसे कि अपन ने एक अपने शब्दों में कुछ हल्की सी इसकी परिभाषा बनाई थी, बहुत सरल आसान शब्दों में, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर, और प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर या प्रति वर्ग क्षेत्र पर पाए जाने वाले जनसंख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना जनसंख्या घनत्व। तो ठीक है, जनसंख्या घनत्व अपन ने एक डेफिनेशन क्या बनाई कि प्रति वर्ग क्षेत्रफल पर जो व्यक्ति निवासित है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसा तो है नहीं है कि जनसंख्या घनत्व, अभी अपन ने कुछ चर्चा की थी महाद्वीपों के बारे में। जनसंख्या जो है एक ही महाद्वीप पर सबसे ज्यादा है, एक अलग अलग महाद्वीप पे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं है। मतलब जनसंख्या कहीं ना कहीं अलग अलग वितरित रूपों में पाई जाती है, तो वहीं उन क्षेत्रों भौगोलिक क्षेत्रों का भी क्या होगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा कम होगा। अब बात करते हैं कि जनसंख्या जो घनत्व होता है, जनसंख्या जो घनत्व है वो कितने भागों में विभक्त किया गया है। जनसंख्या घनत्व को कितने भागों में विभक्त किया गया है, इसके भाग भी लिखे होते हैं। जनसंख्या घनत्व के भाग। अब पहला जो पॉइंट है जनसंख्या घनत्व का, मैं कहूं कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। पूरी दुनिया में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां उच्च जनसंख्या घनत्व है, जैसे कि मैंने बताया दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी भारत, पूर्वी चीन, पाकिस्तान, फिलीपींस पढ़ा अपन ने, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, जो कुछ देखते थे जापान वगैरह, मतलब इस जनसंख्या घनत्व आपसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यार कुछ तो ऐसा है, मतलब कुछ भौगोलिक क्षेत्र तो ऐसे हैं वहां जनसंख्या कम और ज्यादा है, तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र भी होंगे। इसका यदि अपन एग्जाम्पल में ध्यान रखें तो वही ध्यान रख लेना, आप एक एक करके उदाहरण ध्यान रख लेना किन भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व है, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे। नहीं तो फिर ये पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसके भागों का वर्णन कीजिए, तो फिर आपको ऐसे लिखना है। देखें तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले में कौन सा आ जाएगा अपना, दक्षिण पूर्वी एशिया,
दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप पर क्या होगी, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें अपन, पूरी दुनिया में ये एशिया की बात हो गई। दूसरी यदि महाद्वीप की बात करें तो कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम यूरोप। वहां भी क्या है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, उत्तर पश्चिम यूरोप। आप जरा देखो कौन सा यूरोप होगा। ये पूरी पृथ्वी है और जिराफ भूमध्य सागर। तो यहाँ है, आपको ध्यान रखना, मैप में देख लेना। यहाँ है अपना रूस, और रूस के आपको यहाँ दिखेगी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ अपना आर्कटिक महासागर एस के आकार का, और आर्कटिक महासागर के ये वाला इस वाला हिस्से पड़ोस में पड़ेगा अपना यूरोप महाद्वीप। अब इनको साफ कर लेते हैं। देखिए कौन से महाद्वीप, यूरोप, मतलब मैं कहूं यूरोप यहाँ है, ठीक है। यहाँ रूस होगा, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिलेगी आपको, चेहरा यूरोप। यदि यूरोप यहाँ है इस मैप में, तो किस यूरोप की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर तो जे होगा, उत्तर दिशा का जे होती है, और दक्षिण जे, और यहाँ कौन सी होती है, पश्चिम, और यहाँ कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, यहाँ पूर्वी दिशा होती है। अब बात करते हैं कौन सा, उत्तर पश्चिम, मतलब ये उत्तर पश्चिम इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व क्या कह रहा है, वो उच्च होगा। जैसे इस वाले में देखें अपन, तो इस वाले में आपको मिलेंगे, आपने मैप में देखना, नॉर्वे, डेनमार्क, जिनमें है जनसंख्या कुछ, ब्रिटेन, ये सब उत्तर पश्चिम यूरोप के हिस्सा है। और यदि अपन देखें जिब्राल्टर, फ्रांस, उस वाले महाद्वीप में देखें तो यहाँ आप देख लेना, उस वाले क्षेत्रों में दिखेंगे आपको ऐसे ही जैसे मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यही मिलेगा आपने लिए जो फेमस है दुनिया में, और ब्रिटेन, फ्रांस, और कुछ जर्मनी के हिस्सा भी इसी में आ जाएगा। ऐसे कुछ महाद्वीप यूरोप के अभी वहां देखने को मिलेंगे। तो उन महाद्वीपों में भी क्या है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे पहले दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। इसके कारण भी अपन देखेंगे कि जैसे आगे पढ़ते चलेंगे। अब बात करते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व की, बात तो हो गई। अब दूसरा क्षेत्र कौन सा है, देखें उच्च हो गई बात, तो फिर दूसरी कौन सा जनसंख्या घनत्व का भाग कौन सा है, देखो जो फर्स्ट हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे भी तो होंगे दुनिया में जिनमें मीडियम होगा जनसंख्या घनत्व, ना तो ज्यादा होगा और ना ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो उन वाले भौगोलिक क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। मतलब इन भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या जो घनत्व है वो कैसा है, मध्यम है। मध्यम है तो मतलब कितने से कितने तक होगा, 10 से 56 प्रति वर्ग किलोमीटर में हम मध्यम रखते हैं। यदि हम 56 से यदि इसको रखें, यदि सपोज करो यहाँ से देख लेते हैं कि 100 व्यक्ति का उदाहरण लेके चलते हैं, तो ऐसे उच्च जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्र कहेंगे कि जहाँ कुछ तो भौगोलिक आधारों पे तो बांटा होगा, उन आधारों की भी चर्चा करें अपन, तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से आएंगे, ऐसे क्षेत्र जो 56 का मतलब 50% यानी 50 पूरी जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो 100 जनसंख्या 56 जिसका होगा या 56 से अधिक होगा, 56 से अधिक, वो वाले क्षेत्र कौन से कहलाएंगे, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। मतलब 56 से भी क्या है उसका अधिक है। अब बात कर लेते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाली बात। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व की जो है वो कितने कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएंगे, इनमें 10 से लेके 56 तक, क्योंकि 56 तो वहां चला गया उच्च वाले क्षेत्रों में। इसमें कितने से आता है, 10 से लेके 56 प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। 10 व्यक्ति से लेकर 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से यदि पाए जा रहे हैं, तो वो वाले कौन से क्षेत्र होंगे अपने जनसंख्या के हिसाब से, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यदि इसका अपन उदाहरण दें मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का,
तो अपन आ जाते हैं एशिया में, चलते हैं एशिया में। अपना आपने सुना होगा भारत का ही पड़ोसी देश है म्यांमार। इसको आप याद रखें कि एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यांमार किस जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। किसका है? एशिया का। यहाँ तक ठीक है। अब यदि आपसे कहें वियतनाम, इंडोनेशिया, वही आ जाएंगे इस वाले क्षेत्र में अपना, वो ध्यान रखें आप। वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। म्यांमार को आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो जाएगा? अब जो आएगा अपना कौन सा? निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तीसरा अपन इसका पॉइंट देख लेते हैं कि निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में यदि अपन बात करें तो इनमें कितने प्रति वर्ग किलोमीटर होंगे? इनमें 10 तक आ गए, 10 से कम ही है कितने? यहाँ थोड़ी ना 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा तो अपन ने इस वाले में रख दिया मध्यम में, लेकिन अब किससे आएंगे? 10 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति जहां पाए जाएंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे? निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। जैसे उष्ण मरुस्थल, पर्वतीय मैदान, और अपन कहें तो भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं। भूमध्य रेखीय वन किसे कहेंगे? यदि ये पूरी ग्लोब है अपनी, अभी बताया था, तो बीच में जो 0 डिग्री होती है उसे अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा पर जो वन पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय वन। तो यहाँ जो भूमध्य रेखीय जो वन है उन वाले क्षेत्रों में भी क्या है? निम्न जनसंख्या घनत्व है। उसका कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो आपका जवाब आना चाहिए 10 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से यहाँ व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व है। जो आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि एक टॉपिक क्लियर होता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व के भाग होते हैं, तो आपको हल्का सा 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। इसके लिए अपन देखें, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को या जनसंख्या को क्या कहेंगे? अपन जनसंख्या घनत्व कहेंगे। जनसंख्या घनत्व कितने भागों में बांटा है? तो आपका जवाब आना चाहिए 3 भागों में बांटा। कौन कौन से में? उच्च, निम्न और मध्यम। ठीक होंगे उच्च, मध्यम और निम्न। अब उच्च में कौन कौन से आएंगे? तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होंगे जिनमें क्या होगा? 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाए जाएंगे, उन्हें हम उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में रखेंगे। तो ऐसे में कौन से निकल के आया अपना? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया भी अपन ने चर्चा की इससे पहले। फिर अपने कौन से आएगा? उत्तर पश्चिम यूरोप। उत्तर पश्चिम यूरोप में अपने कौन से क्षेत्र में आया? अपना उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में। यदि अपन दूसरी की बात करते हैं किसकी? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कैसे क्षेत्र होंगे? इनमें 10 या 10 से लेके 56 तक, कितने? 10 से लेके 56 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से जो व्यक्ति होंगे वो मध्यम जनसंख्या घनत्व में आएंगे। तो ऐसे इसमें कौन से निकल के आया अपना सामना? तो इससे अपना पाला पड़ा म्यांमार और इंडोनेशिया से। तो म्यांमार भी एशिया का हिस्सा है, इंडोनेशिया भी एशिया का हिस्सा है। तो ठीक है, अब बात करते हैं निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो ऐसे जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इनमें 10 से कम प्रति व्यक्ति पाए जाएंगे प्रति वर्ग किलोमीटर में, उन्हें हम क्या कहेंगे? निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो इसमें कौन से क्षेत्र निकल के आया अपना? देखें, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो अपना आया भूमध्य रेखीय वन। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? आपने 11 की पढ़ ली होगी, और जो मैंने बता दी भूमध्य रेखीय वन। पर्वतीय मैदान, मरुस्थल वगैरह, उनमें क्या होते हैं? निम्न, मध्यम या निम्न जनसंख्या घनत्व वाले व्यक्ति सॉरी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अपन अगले में, आप पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है, ये पूछ जाए।